हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में सोशल साइंस का जो सैम्पल पेपर है वो समझा चुका हूँ। अब हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ और आपका जो पेपर आएगा ना, इस सैम्पल पेपर के जैसे ही आएगा, लेकिन ये सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो इसमें कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, तो उसके अंदर से कुछ बनाकर आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप ये सैम्पल पेपर अच्छे से कर लो, ठीक है। तो देखिए, आपका जो पेपर रहेगा बच्चों 2.5 घंटे का आएगा और 60 मार्क्स का होगा। और इस बार इतना आसान पेपर है क्योंकि इस बार ना आपके एमसीक्यू भी आएंगे। अगर आपने चैप्टर डिटेल में पढ़ा ना, अच्छे से पढ़ा एक एक चैप्टर, तो आप आंसर आराम से बता सकते हैं, ठीक है। और अब इसमें हम देखेंगे भी आपको कितने आंसर आते हैं। आपको खुद भी आंसर बताना है अगर आपने चैप्टर पढ़ रखे हैं तो। देखिए, सेक्शन ए जो है ना, सेक्शन ए, उसमें 12 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में 2 से लेकर 5 तक है, जिसमें 40 शब्द लिखने हैं आपको। और सेक्शन ए में एमसीक्यू में है, खालिस्तान है, इस तरीके से। सेक्शन सी में 6 और 7 क्वेश्चन होंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। मतलब 8 लाइनें लिख देना या 3 पॉइंट लिख देना, 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। 2-2 लाइन के 2-2 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट लिख देना 2-2 लाइन के। तो बच्चों, आपका जो सेक्शन डी है ना, वो बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 ये 6 मार्क्स का होगा। इसमें इसलिए आसान है क्योंकि इसमें आपकी पैसे जाएंगी 8, 9, 10, 11, 4 पैसे जाएंगी 4। और सारे आंसर उसमें ढूंढ के आपको आंसर बता देने। सुन रहे हो मेरी बात। और फिर उसके बाद आपका आएगा मैप वर्क, ठीक है। मैप तो पता ही आपको क्या होता है। चलो, अब फटाफट एक एक क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप फटाफट बताते जाना। बताओगे ना प्यारो? वेरी गुड। पहला है कि वायुमंडल में, अच्छा एक बात सुन लो, अगर इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो देख रहे हैं तो वो इसको देख सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए अलग वीडियो बना रखी है, फिर भी इंग्लिश मीडियम वाले देख लें क्योंकि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली कौन सी गैस होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपने आंसर बता दिया होगा कि नाइट्रोजन है। देखो, मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन ना हमारे पर्यावरण में 78% पाई जाती है। हो सकता है पेपर में आपसे ये पूछ ले कि कौन सी गैस जो है वो कितनी मात्रा में पाई जाती है, तो ये भी तो पूछ सकता है ना आपसे। तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितनी % पाई जाती है? 78%, ठीक है। और ऑक्सीजन कितने % होती है आपको पता है? 21%, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सब गैसों की पता होना चाहिए कि कौन सी कितने % पाई जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो, तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। अब दूसरा देखो, क्वेश्चन है जलमंडल से आप क्या समझते हैं? जलमंडल क्या होता है बताओ? जो जलमंडल है वो क्या होता है? मतलब पानी, धरती के जिस भाग पर पानी पाया जाता है। तो बोलोगे पृथ्वी की जिस परत में जल महासागरों, झीलों, नदियों और अन्य जलाशयों के रूप में मिलता है उसे जलमंडल कहते हैं। या आप सिंपल बोल दो कि पृथ्वी के जिस भाग पर जल पाया जाता है वो जलमंडल कहलाता है। और जल कितना है पृथ्वी पर? 71%। कितना है? 71। देखो, आपके एग्जाम में ऑप्शन भी आएंगे। अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जैवमंडल से आप क्या समझते हैं? तो आपको पता ना बच्चों, जैवमंडल किसे कहते हैं? इंग्लिश में बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जैवमंडल में 3 चीजें होती हैं, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। तो तीनों को जो मिला देते हैं और जिससे जीवन संभव होता है वो क्या कहलाता है? जैवमंडल। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन है, जहाँ पर जीवन है, उसे जैवमंडल कहते हैं। और इस भाग में छोटे से छोटे जीवाणु से लेकर बड़े से बड़े जीव रहते हैं। मतलब छोटे छोटे कीड़ा लेकर बड़े से बड़ा जानवर, जैसे हाथी भी रहता है, वो क्या होता है बच्चों? जैवमंडल होता है। क्या होता है? जैवमंडल। अच्छा, आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? जो आईने अकबरी है ना, वो किताब किसने लिखी है? बताओ, आईने अकबरी किताब किसने लिखी है? आईने अकबरी लिखी है बच्चों अबुल फजल ने। किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अच्छा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछूं, सुलह कुल की नीति जो है वो किसके समय में थी? सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की जो नीति थी वो किसके उसमें थी? चलो ऐसा करो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, देखता हूँ किसको आंसर पता है। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब अगला है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों को क्या कहा जाता है? देखो, जो मुगलों की सेवा करते थे ना, उन नौकरशाहों को क्या बोलते थे? बोलते थे मनसबदार। क्या बोलते थे? मनसबदार, ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? मतलब नागरिकों को लेकर कि भाई हम नागरिक हैं, हमारे भी अधिकार है, हमारे भी अधिकार है। तो ये
कहाँ पर, किस देश में चलाया गया? ये चलाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का नाम बताइए। देखिए आपके एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है, दिल्ली के परिवहन मंत्री कौन है। तो दिल्ली के मंत्री सारे याद कर लेना बच्चों, आएगा जरूर। अब जैसे लिखा है स्वास्थ्य मंत्री, आप सबको पता है स्वास्थ्य मंत्री कौन है? सत्येंद्र कुमार जैन, हाँ या ना। अब शिक्षा मंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया, हाँ या ना। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किस वर्ष संपूर्ण भारत में लागू की गई? देखो आपको मिड डे मील मिलता है, छठी से पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को, या जो भी बच्चा स्कूल पढ़ता है 8वीं तक, उन सबको खाना मिलता है ना स्कूल में, तो वो मिड डे मील योजना है। तो ये जो मिड डे मील योजना है ये पूरे भारत में कब लागू हुई? 15 अगस्त 1995 को, ठीक है, 15 अगस्त 1995 को पूरे भारत में लागू किया गया था मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? पता है बेटा आपको निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? आपको पता है बेटी कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? बेटा आप बताओ या बेटी बताओ। देखो बच्चों निर्वाचन क्षेत्र उसे कहते हैं जिस जगह पर ना प्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और फिर अगर वो जीत जाते हैं तो वहां तक के एरिया पर शासन करते हैं। जैसे अगर आप बात करो, हम बात करते हैं, जैसे अब हम प्रधानमंत्री मोदी का ले लेते हैं, तो वो वाराणसी में जीते हैं ना, तो वाराणसी का पूरा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि जहाँ से कोई व्यक्ति जीतता है ना, जो चुनाव लड़ता है, तो वहां तक का उसका क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। तो आप ये बोलोगे निर्वाचन क्षेत्र ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ से प्रतिनिधियों को चुनाव किया जाता है और उस क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मतों का प्रयोग करके उस प्रतिनिधियों को चुनाव करते हैं। तो वोट देंगे, जो जीतेगा फिर वो वहाँ पे शासन करेगा, ठीक है। और प्रतिनिधि मतलब पता है, समझ में आ गया? प्रतिनिधि किसे कहते हैं? जो चुनाव लड़ते हैं ना, वो प्रतिनिधि कहलाते हैं। देखिए आपको मैंने पहला पार्ट तो पूरा करवा दिया, पहला पार्ट समझ में आ गया आप सबको। अब उसके बाद आपका सेक्शन बी है, ये 12 नंबर का है और आपको 2 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन है और 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस से आप क्या समझते हैं? पता है बच्चों ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? अच्छा कोई बताएगा ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है? जैसे ग्रीन हाउस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखो पता है ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? जब सूरज की रोशनी आती है ना, तो ये सूरज की रोशनी को बंद कर देती है और धरती के अंदर रहने देती है, और इससे क्या होता है, धरती जो है ना वो ठंडी नहीं हो पाती। अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो तो धरती इतनी ठंडी हो जाएगी कोई जिंदा ही नहीं रह पाएगा, समझो। तो ग्रीन हाउस गैस धरती के तापमान को बनाने का काम करता है। तो अगर आपसे पूछेगा ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर, या फैल कर देना, डबल लगा देना, फैलकर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, ऊष्मा को, हीट को रोक लेती है, और जिसके कारण इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। और ग्रीन हाउस गैस के अभाव में, अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होगी तो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी और इस पर रहना असंभव होगा, इसलिए यह बहुत आवश्यक गैस है। समझ में आ गया? अगर आप ग्रीन हाउस गैस नहीं लिखते तो ऑप्शन में एक क्वेश्चन और आ रहा है कि नाइट्रोजन गैस के बारे में बताइए। तो दोनों में से एक करना है। नाइट्रोजन गैस के बारे में जानते हो आप? नाइट्रोजन गैस, देखो नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 78% होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में भी जाती है, और फिर हम जब छोड़ते हैं तो वापस बाहर भी निकल जाती है। नाइट्रोजन गैस पौधों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, पौधों के तो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, पर नाइट्रोजन को पौधे सीधा नहीं ले सकते। जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख सकते हो आप। और इसके लिए क्या होता है, पौधे सीधा तो ले नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करते हैं, प्रकृति ने जीवाणु बनाए हैं। क्या बनाए हैं? जीवाणु बनाए हैं। तो जीवाणु क्या करते हैं, जैसे राइजोबियम, ठीक है, ये कुछ फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में लिख सको। फलीदार पौधे होते हैं ना, जैसे चना हो गया, तो इनकी जड़ों में पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, और नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, इससे पौधे उन्हें ले पाते हैं। पौधे ना
नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले पाते, ठीक है। और इसलिए कुछ प्रकृति ने बैक्टीरिया बनाए हैं जो नाइट्रोजन को लेकर उसे बदल देते हैं नाइट्रेट्स में, और फिर पौधे उन कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं और इस तरीके से पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है, और पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं। देखो, मानवीय पर्यावरण के 3 उदाहरण बताओ। मनुष्य ने जो पर्यावरण बनाया है ना, उसके 3 एग्जाम्पल बताओ। मनुष्य ने कौन कौन से पर्यावरण बनाए? जैसे मनुष्य ने उद्योग बनाया, मनुष्य पशुपालन कर रहा है, मनुष्य कृषि कर रहा है, उद्यान बनाए हैं। तो जो मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण है वो मानवीय पर्यावरण कहलाता है। और मानवीय पर्यावरण का मतलब है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, और मनुष्य अपने अनुसार पर्यावरण में परिवर्तन कर देता है, तो वो मानवीय पर्यावरण हो गया। क्योंकि मनुष्य अपने रहने लायक एक एनवायरनमेंट बना देता है, तो वो मानवीय पर्यावरण हो गया। जैसे उद्योग बना दिया इंसान ने, क्या बना दिया? उद्योग बना दिया। पशुओं को पालना शुरू कर दिया, तो ये सब क्या है? मानवीय पर्यावरण है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा मानव निर्मित पर्यावरण के 3 एग्जाम्पल दो जो मनुष्य ने बनाए हैं, वही उसी के जैसे ही है। तो मनुष्य ने क्या क्या बना रखे हैं? जैसे सड़क बना रखी है, पुल बना रखी है, पार्क बना रखे, उद्योग, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वैसे ही इमारत बना रखी है, स्मारक बना रखी है, बिल्डिंग बना रखी है, सब क्या है? मनुष्य द्वारा तो बनाया हुआ है। मनुष्य द्वारा क्या क्या चीजें बना रखी है बता दोगे ना? ये 4th क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय की भू राजस्व प्रणाली का वर्णन कीजिए। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, भू मतलब होता है जमीन, राजस्व मतलब होता है टैक्स। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जमीनों पर टैक्स कैसे लगाता था, उसकी क्या नीति थी? तो जब भी आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो पहले लिखा करो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था, या सिंपल लिख दो अलाउद्दीन खिलजी निम्न तरीके से भू राजस्व प्रणाली को अपनाता था, ये करता था। तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, या निम्नलिखित विशेषता है। बाकी आपको अगर और अच्छी नॉलेज है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान था जिसने एक बहुत ही बेहतरीन भू राजस्व प्रणाली विकसित की थी। मतलब इसने जो टैक्स की पॉलिसी बनाई थी ना जमीन पर, जमीन की जो टैक्स की पॉलिसी होती है, इसने बहुत अच्छी बनाई थी, बहुत अच्छी। तो इसकी क्या विशेषताएं थी? पहला, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में भू राजस्व के और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा? सारा टैक्स का सिस्टम अपने हाथ में ले लिया, लोगों पर नहीं छोड़ा, क्योंकि लोग तो बीच में घपला करेंगे। इसने सारा अपने कंट्रोल में कर लिया। पहला समझ में आ गया कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भू राजस्व के लिए क्या करा? सारा टैक्स का काम अपने राज्य के नियंत्रण में ले लिया। दूसरा, स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया। जैसे ये स्थानीय कलाकार, स्थानीय ना, जैसे ये टैक्स लेती थी पहले इलाके से, चल भाग यहाँ से, तो उसे हटा दिया और बोला तू भी टैक्स भर। उन्हें भी चुकाने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें बोला कि देखो, सामंत टैक्स नहीं भरते थे, सामंत किसानों से टैक्स इकट्ठा करके राजा को देते थे। लेकिन इसने क्या करा? राजा ने बोला कि जनता तू तो मुझे टैक्स भर, लेकिन सामंतों को बोले तुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा, तुझे भी टैक्स भरना पड़ेगा। आ रहा है समझ में बच्चों? तो बच्चों समझ में आ गया। सामंतों को भी बोल दिया कि कर उन पे भी लगेगा। कर मतलब होता है टैक्स, ठीक है। ये नहीं कि कर काम कर, बोला कर नहीं, ठीक है, टैक्स वाला। ओके, आगे सुनो। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। मतलब उसने सारी जमीनों को मापना शुरू कर दिया कि किसके पास कितनी जमीन है, ताकि उतना टैक्स लिया जा सके। आगे सुनिए फिर क्या हुआ। पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा कि इसने बोला कि जो पुराने सामंत थे ना, पुराने, नए वालों को नहीं, वो जो पुराने जमींदार थे उनको बोला कि चलो भी तुम अधिकारी बन जाओ, तुम सबकी वसूली करके लाओ। मतलब उनको नौकर बना दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कर लगाए थे, 3 प्रकार के टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के टैक्स लगाए थे। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितने प्रकार के टैक्स लगाए थे? 3 प्रकार के। पहला कृषि कर, कौन सा कर? कृषि कर। और इसको बोलते थे खराज कर। क्या बोलते थे? खराज कर। और ये 50% लेते थे। कितना? 50%। दूसरा मवेशी कर, जानवरों पर टैक्स, जानवरों पर भी टैक्स लेते थे। और तीसरा घरों पर टैक्स, घर पर भी टैक्स लेते थे।
पारितंत्र से आप क्या समझते हैं बेटा? तुम्हें पता है पारितंत्र से आप क्या समझते हो? इकोसिस्टम क्या होता है? पता है इकोसिस्टम किसे कहते हैं? बोलोगे पारितंत्र वह तंत्र है जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के जीवन को संभव बनाते हैं। अब जैसे पारितंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक का मतलब होता है जो प्रकृति ने बनाया, जैसे जंगल प्रकृति ने बनाया तो वो। और मानव निर्मित का मतलब हो गया जैसे आपने क्या बना दिया, आपने मान लो बाग बना दिए, बगीचे बना दिए, ठीक है, पार्क हो गए, ठीक है, तालाब आपने बना दिया, तो ये मानव निर्मित पारितंत्र होगा। पारितंत्र का मतलब समझ लो, पारितंत्र में क्या होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और एक दूसरे के जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे हम है ना, पेड़ पौधों पर निर्भर है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलेगी और हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो हम क्या बना रहे हैं, पारितंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पारितंत्र। ये देखो, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर निर्भर होते हैं तथा एक दूसरे पर आश्रित भी होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच यह संबंध पारितंत्र का निर्माण करता है। आप मेन बता सकते हो। देखो ये लिखा भी है कौन कौन से पारितंत्र होते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास के मैदान या घास स्थल, रेगिस्तान, तालाब, ये सब पारितंत्र है। आपसे पूछेगा ना पारितंत्र के एग्जाम्पल दो तो बता दोगे ना। तो ये कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से करो क्योंकि इसके अंदर से भी पूछ सकता है, खाली ऊपर पर से याद मत करना, डीपली याद करना, डीपली। नेक्स्ट सुनो, अब हम आ गए छठे और सातवें क्वेश्चन पर। ये आपको 4 मार्क्स का तो काफी बड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं। सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी, कारण बताइए। जो सुल्तान होते थे ना, सुल्तान, इनको इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में सेना क्यों रखनी पड़ती थी? देखो आप लिखेंगे सुल्तानों को एक विशाल सेना निम्नलिखित कारणों से रखनी पड़ती थी, ठीक है। अगर फुल मार्क्स बनाने हैं तो ऐसे जरूर लिखना। अब सुनो, पहला, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण काफी बढ़ गए थे। देखो क्वेश्चन ये है कि सुल्तान जो है वो इतनी ज्यादा आर्मी क्यों रख रहे थे? आप बोलोगे क्योंकि जो मंगोल थे ना, मंगोल वो भारत पर अटैक कर रहे थे, दिल्ली पर। तो ऐसे में अपनी रक्षा करने के लिए इन्होंने अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा दी। किसने बढ़ा दी? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने, ठीक है। दूसरा, मंगोल आक्रमण से राज्य को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली के सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। और मंगोल वही सेम उसी की तरह बताया कि मंगोलों से अपनों को बचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आर्मी की जरूरत थी, इसलिए सेना रखी। तीसरा पॉइंट सुनिए, विशाल सेना के द्वारा सुल्तान राज्य का प्रशासन बेहतर तरीके से चला पाते थे। अगर बहुत बड़ी सेना होगी तो पूरे देश को चलाना आसान होता था, क्योंकि कोई बगावत करते तो एकदम आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो कहां से लाएंगे अगर आर्मी नहीं होगी तो। और चौथा है कि इस विशाल सेना के कारण राजकोष पर बोझ भी काफी बढ़ता चला गया था। दूसरा, ये कोई इसका नुकसान भी है कि अगर विशाल सेना रख रहे हैं, ठीक है, तो अब पैसा तो खर्च होगा सेना पर, और ऐसी स्थिति में अगर कोई और देश कब्जा कर लेगा तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इसलिए भी सेना ज्यादा मात्रा में रखनी पड़ती थी कि पूरा देश सुरक्षित रहे और सेना का खर्च भी पूरा उठाते चले जाए, नहीं तो बाद में दिक्कत आ जाती। अब और अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आप नीचे देखिए, अब आप और वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करते तो आप नीचे वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि सल्तनत कालीन दिल्ली पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मतलब जब सुल्तानों का राज था ना दिल्ली पर, तो किन किन सुल्तानों ने राज करा और ये कब से स्टार्ट हुआ सल्तनत? तो ये 13वीं सदी के आरंभ में स्टार्ट हो गया था। और पता है क्या माना जाता था कि जिसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया ना, तो वो आसपास के इलाकों पर आराम से कंट्रोल कर लेगा, इसलिए दिल्ली पर लोगों की नजर रहती थी। और पता है दिल्ली पर कितनी सल्तनतों ने राज करा? 5 वंशों ने राज करा, 5 वंशों ने। 5 वर्षों का शासन था, 5 ने शासन किया। सबसे पहले तुर्की शासक आए जिनको गुलाम वंश कहते थे, जिनकी कास्ट गुलाम होती थी, ठीक है, गुलाम वंश। तो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था।
और ये 1206 से 1210 तक दिल्ली पर हुकूमत करी। इन्होंने 4 साल राज किया था खाली, 1206 से 1210 तक। और सबसे ज्यादा फेमस पता है किसको माना जाता है इनके वंश में, किसने राज करा? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन ने। ठीक है, ये याद रखना। फिर खिलजी वंश आए, और खिलजी वंश याद है ना कौन कौन से आए? दूसरा खिलजी वंश, इन्होंने 1290 से 1320 तक राज करा दिल्ली पर। और इसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी का नाम फेमस है। दो नाम याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में बोले खिलजी वंश का कौन था, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और तुगलक, फिर तुगलक वंश आए, और ये तीसरा वंश था जो तुगलक वंश आए। और इस वंश के शासकों ने दिल्ली पर 1320 से 1404 तक शासन किया। और इसके प्रमुख राजा कौन थे, शासक कौन थे प्रमुख? प्रमुख शासकों में एक थे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक। ठीक है, और फिर सैयद वंश आए, कौन है? सैयद वंश। और इन्होंने 1414 से लेकर 1451 तक शासन किया। इसमें सबसे ज्यादा फेमस थे खिजर खान। और फिर लोधी वंश आए, जिन्होंने 1451 से 1526 तक शासन किया, और लोधियों का राज रहा था। और इसके बाद मुगलों का शासन आ गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको 5 बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोजा पार्क्स कौन थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। देखिए, रोजा पार्क्स 1913 से 2005 में एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। उस समय महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार अन्याय होता था, तो इन्होंने आवाज उठाई थी, और इन्होंने अमेरिका का इतिहास बदल के रख दिया। 1 दिसंबर 1955 की बात है। पूरा दिन भर काम करके ये बस में जब बैठी सीट पर, तो गोरा आदमी आता और कहता चल उठ जाए यहाँ से, क्योंकि काले लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता था। तो इसने विरोध करा, और तब से वो विरोध इतना बढ़ गया कि नागरिक अधिकार आंदोलन बदल गया, नागरिक अधिकार आंदोलन में बदल गया। और 1964 के नागरिक अधिकार आंदोलन में नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधारों पर भेदभाव को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए अब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे। पहले अफ्रीकी अमेरिकन जो बच्चे थे ना, उनके लिए दरवाजे नहीं खुले थे, बहुत अत्याचार होता था उनके साथ। अब उन्हें उन अलग स्कूल में नहीं जाना पड़ता, अब उन्हें अधिकार मिल गए, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब है, अभी भी गरीब है। इतने अधिकार तो मिल गए, अभी भी गरीब है वो। ठीक है, अधिकतर अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं, मतलब जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं। जबकि जो गोरे लोग हैं ना, थोड़ा करेक्शन कर लेना, बोल भी रहा हूँ। ठीक है, गोरे जो बच्चे हैं वो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। मतलब इस तरीके से आज भी जो है वो जो अश्वेत है उनके साथ अन्याय होता है। उसके बाद बच्चों खंड घ है, और यह आपकी 4 पैसेज हैं। इन पैसेज को पढ़कर आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, पैसेज आप देख लो, ये पैसेज है, और अब आपको आंसर देने हैं। ठीक है, पैसेज आप खुद पढ़ेंगे। पिता की ओर से मुगल किस वंश से संबंधित थे? देखो, पिता की ओर से वो तैमूर से थे, माता की ओर से वो किससे थे? चंगेज खान के। ठीक है, मंगोल थे मतलब। आंसर नीचे दिया है। तैमूर की मृत्यु कब हुई थी? बताओ, चारों में से कब हुई थी? कब? तो 1404 में। देखो, ये आपको सिर्फ पैसेज में से देख के करना है, आपको पैसेज नहीं उतारने, केवल आंसर करना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है, तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया? तो 1398 में किया था। ठीक है, फिर उसके बाद एक नई पैसेज आएगी, आप देख सकते हैं पैसेज है, बहुत ही आसान है बच्चों। आपने पढ़ा होगा ना, रूढ़िबद्ध किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में कोई छवि बना लेते हैं, पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे रूढ़िबद्ध कहते हैं। तो पहला, लड़के खाना नहीं बना सकते, तो आपको बताना है कि क्या ये रूढ़िवादिता है? बोलोगे लड़के खाना नहीं बना सकते, यह एक रूढ़िवादी धारणा है, क्योंकि खाना कोई भी बना सकता है, चाहे वो लड़का हो लड़की। रूढ़िवादी का मतलब होता है एक आपने थॉट बना लिया, विचार बना लिया। ठीक है, रमेश एक जाति विशेष से आता है, इसलिए वह कंजूस होगा। बताओ ये सही है? बोलो कि यह भी एक रूढ़िवादी धारणा है। ऐसा नहीं होता कोई किसी जाति का तभी कंजूस होगा, कोई भी कंजूस हो सकता है। नेहा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वह परिश्रम नहीं करती। क्या ऐसा है बच्चे, जो बच्चे
कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो मेहनती नहीं होते। तो आप बोलोगे ये भी एक क्या है, रूढ़िवादी कथन है। और ऐसा नहीं होता कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो मेहनती नहीं होते। आपको ऐसे अपने लैंग्वेज में बनाकर लिखना है, ठीक है। फिर सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं है, तो बताओ ये सही है? आप बोलोगे ये भी रूढ़िवादी कथन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं रोते, लड़के भी रोते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें पार्टी से रिलेटेड आएगा। आप ऐसा क्वेश्चन एक और आएगा नया बन के। तो ये बोल रहा है कि बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होगी। बताओ बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? ये 236 लिखा है ना, इसका आधा कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 8 16, 118, एक जोड़ दो तो 119। तो बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए? 119 चाहिए। देखो अगर कभी भी आपसे पूछेगा ना बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, तो आधा करके एक जोड़ देना। फिर नेक्स्ट है कौन सा दल सरकार बना सकता है? कौन सा दल सरकार बना सकता है? बताओ कौन सा दल सरकार बनाएगा? किसको मिली हुई 119 सीट? राष्ट्रीय पार्टी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है? चेक करते हैं, 110, ठीक है, 110 आ गया। फिर आपकी एक और पैसेज आएगी, ठीक है, और इस पैसेज को देखकर आपको आंसर बताना है कि पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत है। देखो सब इसी में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ठीक है। पृथ्वी की पर सबसे पास ये लिखा क्षोभ मंडल, ठीक है, तो क्षोभ मंडल आ गया। आपको ढूंढना है पैसेज में से फिर वायुमंडल की कौन सी परत बादलों से मुक्त होती है, मतलब बादल नहीं होते, किस परत में बादल नहीं होते? तो समताप मंडल में बादल नहीं होते। ओजोन परत उपस्थित होती है, बताओ ओजोन परत जो है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या वायुमंडल में? तो समताप मंडल में। उसके बाद बच्चों ये आपका लास्ट ई सेक्शन है मानचित्र वाला। आपको मानचित्र भरना है, ठीक है। वह राज्य जहां अकबर ने इबादत खाना बनाया था, तो मैप में भरेंगे यूपी में। वह राज्य जहां बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, हरियाणा में। वह राज्य जहां चित्तौड़ स्थित है, राजस्थान में। वह राज्य जहां बीजापुर स्थित है, कर्नाटक में। और वह राज्य जहां पटना स्थित है, बिहार में। तो इस तरीके से आप मैप ये पूरा दिखा देंगे, ठीक है। तो आपको पता ना कौन सा राज्य का है, तो ये ऊपर लिख दिया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका है, आपका यूपी है, ये आपका हरियाणा है, ये आपका राजस्थान है, ठीक है, और ये आपका है बिहार, और ये है आपका ये बीजापुर है ना आपका, तो ये आपका कर्नाटक है, ठीक है। देखिए मैप में ना मैंने एरो यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मैं आपको करेक्शन कर दूं। ये ना कर्नाटक आपका यहाँ पर है, ठीक है। ये कर्नाटक है आपका, ठीक है। ये महाराष्ट्र पे कर दिया था, वो गलत है, ठीक है। तो ये है कर्नाटक आपका, ओके। चलो फिर अब ये डिस्ट्रिक्ट बात बच्चों के लिए, उस राज्य का नाम लिखे जहाँ अकबर ने इबादत खाना बनवाया, उत्तर प्रदेश। और आप भी याद कर लेना क्योंकि आपके में भी आ सकता है ना क्वेश्चन। उस राज्य का नाम लिखे जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, हरियाणा। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ चित्तौड़ स्थित है, राजस्थान। उस राज्य का नाम लिखे जहाँ बीजापुर है, कर्नाटक। उस राज्य का नाम लिखे जो पटना, जहाँ मतलब पटना, बिहार। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा करवा दिया। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बाकी वीडियोस देख सकते हैं, और सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर की डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, जो बना रखी होंगी मिल जाएंगी, या वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर